मॉर्निंग बच्चों, आज हम लाए हैं मेधावी परीक्षा की तैयारी कक्षा 5 का भाग 5। चलिए पढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 1 है, नारियल, सरसों, मूंगफली, बादाम और तिल ये कौन से पौधे होते हैं? ये हमें तेल देने वाले पौधे होते हैं। देखो, नारियल के खोपरे से तेल निकलता है, सरसों के बीज से तेल निकलता है, मूंगफली के भी जो बीज होते हैं उनका प्रयोग हम तेल निकालने के लिए करते हैं। बादाम ये फल है, इसमें से भी तेल निकलता है, और तिल भी उसके बीज होते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका प्रयोग हम तेल देने के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, तिलकुट के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ये कई बार पेपर में आया हुआ है, तो आपने रट लेना है। ये प्रसिद्ध है शहर गया, और ये कहाँ पर है? बिहार में है, और यहीं पर ही बोध गया का बहुत फेमस मंदिर है, महाबोधि का। अगला है प्रश्न नंबर 3, चावल, अरहर, मसूर ये है खरीफ की फसल। अब इस क्वेश्चन को समझाने के लिए पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ बेटा, भारत में 2 फसलें प्रमुख तौर पर बोई जाती हैं। एक वो जो सर्दी में बोई जाती हैं और गर्मी में काटी जाती हैं, और एक वो जो गर्मी और बरसात के बीच में बोई जाती है, 2 या 3 महीने में पक के तैयार हो जाती हैं। वो फसलें जो कि सर्दियों में बोई जाती है, ये बोई जाती हैं अक्टूबर में और काटी जाती हैं अप्रैल में। करीब 5-6 महीने लगते हैं इनको पकने में। ये फसलें होती हैं रबी की फसल। तो ये आप अच्छी तरह से रट लो, पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। कौन सी ऐसी फसलें जिन्हें हम रबी की फसल कहते हैं? सरसों, गेहूं और चना। ये ऐसी फसलें होती हैं बेटा जो 4 से 5 महीने में पक के तैयार होती हैं। तो ये हमारी रबी की फसल। अब हम बात करते हैं दूसरी फसलें। ये जब फसल कट जाती है अप्रैल में, क्योंकि रबी की फसल जो होती है ना वो अप्रैल में कटती है, और उससे रिलेटेड हम त्यौहार भी मनाते हैं। बट जो खरीफ की फसलें हैं, ये इन बिटवीन का टाइम होता है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीनों के लिए बोई जाती हैं और काट भी ली जाती हैं। ये जल्दी बोई जाती हैं और जल्दी से ये उग जाती हैं, पक जाती हैं, तैयार हो जाती है, और इनकी हार्वेस्ट यानी कि कटाई भी हो जाती है। ये कौन सी फसलें हैं? चावल है, अरहर है और मसूर। ये ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा, रबी की फसल कौन सी है या खरीफ की फसल कौन सी है। पूछ सकते हैं गेहूं जो है वो कौन सी फसल है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रट लें। अगला है प्रश्न नंबर 5 कि कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं घुघुतिया। अब इसमें करते क्या है, गुड़ और आटे को मिलाकर जो आटा गूंथते हैं और उसको डिफरेंट शेप्स में कर लेते हैं और तल लेते हैं, और बच्चे के गले में हार में पहना देते हैं, और कौवे की इंतज़ार करते हैं और उसको बुलाते हैं। तो ये वहाँ का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, और ये कब मनाया जाता है? ये मकर संक्रांति के आसपास मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं हम। अब यहाँ पर क्या दिए हुए हैं? ये राज्य दिए हुए हैं और उनके प्रसिद्ध त्यौहार दिए हुए हैं। ठीक है, तो असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बिहू का। देखो बेटा, ये बिहू का त्यौहार है, और इसमें चावल की फसल जो होती है वो पक के तैयार हो जाती है। वो खास तरह का नाच भी करते हैं, जिसे बिहू एक डांस भी है और बिहू एक त्यौहार भी है। केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है, और ये महाबली की केरल राज्य में अवतरण के ऊपर होता है। और तीसरी बात ये होती है कि इस समय पर नौका दौड़ भी आ सकती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केरल में कौन से त्यौहार में नौका दौड़ होती है, तब भी आप ओणम ही लिखेंगे। तीसरा है तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। यहाँ पे भी जो नया चावल है वो आ जाता है, चावल और गुड़ को एक घड़े में डालकर जो चूल्हा होता है उस पर पकाते हैं। तो जब उसमें उफान आता है तब हम बोलते हैं पोंगला पोंगला। तो ये तमिलनाडु का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, और ये 4 दिन मनाया जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश का त्यौहार है वो है मकर संक्रांति। तिल संक्रांत भी कहते हैं इसे, और तिल के लड्डू बनाते हैं, खिचड़ी बना के दान करते हैं, और इलाहाबाद में, वाराणसी में, जहाँ जहाँ नदियाँ हैं वहाँ पर पवित्र स्नान भी होता है। अगला है पतंगबाजी है गुजरात का। उस दिन मकर संक्रांति के पावन अवसर पर गुजरात में पतंगबाजी का त्यौहार मनाया जाता है। और झारखंड में मनाया जाता है सरहुल, और सरहुल में साल का जो पेड़ होता है ना इनका, उसकी पूजा की जाती है, और धान की भी फसल नई पक के तैयार हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, और ये सारा जो समय होता है, ये समय होता है आपका 13 जनवरी, 14 जनवरी और 15 जनवरी। इन्हीं 3 डेट्स में आते हैं। जैसे पंजाब में उस समय मनाई जाती है लोहड़ी, और 14 जनवरी को उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में मनाई जाती है तिल संक्रांत। असम में मनाया जाता है बिहू का त्यौहार। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब हम अगले पे आते हैं। ट्रेडिशनल डिश ऑफ केरला मेड ऑफ वेजिटेबल वेस्ट, अवियल एक ऐसी डिश है जिसमें वेजिटेबल वेस्ट से जो है सब्जी को बनाया जाता है, और ये बहुत फेमस फूड है वहाँ का, डिश है। इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? आइसक्रीम इज पॉपुलर इन सीजन ऑफ समर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आइसक्रीम मैन वॉज सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक। ये फिलिप्स में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है एड नाउन्स। अब यहाँ पर हमने एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो इन एडजेक्टिव्स के बाद हमने नाउन्स लगाने हैं। तो जॉयफुल स्वीट, लिटिल कार्ट, कार्ट मतलब गाड़ी, राउंड अम्ब्रेला। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको कुछ एंगल्स दिख रहे होंगे, है ना। अब यहाँ पर एंगल्स जो होते हैं बेटा, अगर मैं एंगल्स बनाऊँ, एंगल क्या होता है? स्मॉल डेविएशन फ्रॉम द लाइन।
सपोज ये लाइन है और इसके ऊपर एक और एरो है। अब मैं इस एरो को अगर चलाना शुरू करती हूँ तो पहले मैं इस एरो को यहाँ लेके जाऊँगी, मैं यहाँ लेके जाऊँगी, मैं यहाँ ले जा सकती हूँ, यहाँ ले जा सकती हूँ, यहाँ ले जा सकती हूँ और सीधा उल्टा विपरीत दिशा में कर सकती हूँ। बस आप इस चीज़ को समझ लो, इसी पर ही सारे एंगल बेस है। अगर ये जो यहाँ पर होता है ना बेटा, जब ये एरो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, दिस इज़ 90 डिग्री मेजरमेंट। 0 से 90 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल हो, चाहे वो यहाँ हो या यहाँ हो, दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल, जिसे हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री से आगे हम बढ़ते हैं और जब तक ये पूरा विपरीत दिशा में सीधा नहीं हो जाता, ये आ जाता है 180 डिग्री का कोण एंगल। तो 90 से 180 के बीच में जितने भी एंगल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण। ठीक है। और 90 डिग्री को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे समकोण, यानी कि राइट एंगल। अब उस एंगल को क्या कहेंगे? देखो यहाँ पर तो बन गया ये एक्यूट, ये बन गया राइट एंगल। ठीक है। और अगर मैं इसको यूं करूं तो ये एंगल बन गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। क्यों? क्योंकि ये 90 से ज़्यादा का है। बट क्या हो जब मैं यहाँ तक पूरा रोटेशन ले लेती हूँ, मतलब यहाँ से चलती हूँ और यहाँ तक वापस आ जाती हूँ, इसको क्या कहते हैं? इस एंगल को कहते हैं हम स्ट्रेट एंगल। और इसको हिंदी में अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे सरल कोण। और सरल कोण का जो माप होता है वो होता है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। चलिए, अब मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नाउ अब यहाँ देखिए, यहाँ जो एंगल है, पेपर में आपको एंगल बने हुए आएंगे, आपको बताना है ये कौन सा कोण है। अब देखिए, इस एंगल का जो माप है वो 120 डिग्री है, यानी 90 डिग्री से ऊपर है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अगला आता है, अब यहाँ देखिए ये बिल्कुल सीधा है, 90 डिग्री के बराबर है इसका माप। तो ये हमारा राइट एंगल है और हिंदी में इसे हम कहेंगे समकोण। पेपर में दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, हो सकता है चित्र ना भी दिया हो, उसमें लिखा होगा ऐसे कोण का नाम बताइए जिसका माप 90 डिग्री होता है, तो तब आप लिखेंगे समकोण। ऐसे कोण का नाम बताइए जिसका माप 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है, तब आप लिखेंगे अधिक कोण। ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ देखिए ये कौन सा एंगल बन रहा है? ये एंगल बन रहा है कौन सा? न्यून कोण। एक्यूट एंगल को बोलते हैं न्यून कोण, यानी जिसका एक ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम होता है, उसे हम बोलते हैं न्यून कोण। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। ये मैंने अभी बता दिया था कि 180 डिग्री का होता है और कई बार चित्र में दिखाकर आपसे पूछ भी सकते हैं ये कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल, जिसे हम सरल कोण भी कहते हैं। ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर आपने भुजाएं बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 पेंटागन है ये, यानी पंचभुज है, यानी कि साइड्स कितनी हो गई? 5। कई बार साइड्स के अलावा वो ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें कोण कितने हैं। तो नेचुरली अब हम गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 कोण है। अगर एंगल्स पूछेंगे तो आप 5 लिखेंगे, साइड्स पूछेंगे तो भी आप 5 ही लिखेंगे। मूव टू नेक्स्ट। नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। सबसे पहले हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ साइड्स हो गए 6। और यहाँ साइड नहीं पूछी, यहाँ क्या पूछा? एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? जब एक साइड दूसरी साइड से जहाँ पे मिलती है उस जॉइंट से बनता है एंगल। तो यहाँ कितने एंगल्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 एंगल्स हैं। तो आप ये ध्यान रख लेना क्या पूछा गया, एंगल्स पूछा गया है या साइड पूछी गई है। नेक्स्ट है राइट एंगल हैज़ अ मेजर। ये मैंने अभी बताया था कि कई बार वर्ड फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। राइट एंगल मैग्नेटम 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 10 o'clock विच एंगल इज फॉर्म। देखो हिंदी में कहेंगे घड़ी में जब 10 बजते हैं तब कौन सा कोण बजता है। देखिए अब अपने माइंड को सेट कीजिए, घड़ी को जब देखिए तो कोणों को याद रखिए। देखो ठीक है, हम यहाँ घड़ी बनाते हैं। ठीक है, 10 बजेंगे तो यहाँ होगा छोटी सुई यहाँ और बड़ी सुई यहाँ, लॉन्ग हैंड यहाँ, शॉर्ट हैंड यहाँ। कौन सा लग रहा है आपको? ये हमें लग रहा है एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। तो कौन सा कोण बनेगा? न्यून कोण। अच्छा, अब क्या हो कि अगर हम 6 बजाएं तो 6 बजे कौन सा बनेगा बताओ? स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। ठीक है। अच्छा, अगर हम बजाएं 3 बजे, देखो कौन सा बनेगा? समकोण। अगर 9 बजे भी क्या बनेगा? समकोण। तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं यही क्वेश्चन को घुमा के ट्विस्ट करके कि 9 बजे घड़ी कौन सा कोण बनाएगी, कौन सा एंगल बनाएगी। तो उसमें बिल्कुल मत घबराना, बिल्कुल सही से बना लेना उसको। साइड पर रफ कॉपी में जगह होती है वहाँ पर, उसमें बना के एश्योर हो तभी तुम आंसर लिखना, काटा पीटी मत करना ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे आलसी जानवर। तो सबसे आलसी जानवर होता है स्लॉथ। ये दिन में 17 से 18 घंटे उल्टा लटक कर सोता है।
नेक्स्ट है शीत निद्रा में जाने वाले। देखो जब सर्दी का मौसम आता है तो ऐसे जानवर जो अपने आप को जो है वो ढाल नहीं सकते वो शीत निद्रा में चले जाते हैं। इसमें आएगा छिपकली, मेंढक, भालू, जितने भी ये सब हैं, इवन सांप भी आएगा इसमें। ठीक है, जितने भी रेप्टाइल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं बेटा। इनका शरीर जो होता है ना वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो समायोजन नहीं हो पाता, इसीलिए शीत निद्रा में चले जाते हैं। नेक्स्ट है डॉल्फिन के सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, खासकर वाटर में, पानी में काफ़ी दूर तक ये आवाज़ें सुन सकती है डॉल्फिन। नेक्स्ट है ईगल्स हैव शार्प विजन। चील की, बाज की देखने की क्षमता बहुत अच्छी विकसित होती है। ये काफ़ी ऊंचाई से, अगर 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी हो तो इनको धरती पर जो मूवमेंट है वो भी आसानी से दिख जाती है। तो जितने भी शिकारी पक्षी होती हैं उनकी खासियत होती है कि उनकी नज़र बहुत अच्छी होती है। चाहे आप शेर की बात कर लें, लैंड एनिमल्स की बात कर लें, उनमें सूंघने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। काफ़ी दूर से शिकार की गर्मी से वो पहचान लेते हैं और उनके पाँव जो होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, उससे दबे पाँव आते हैं तो पता भी नहीं चलता। और दूसरी बात, शिकारी जो जितने भी जानवर होते हैं उनकी पहचान बता, उनकी आंखें जो होती हैं वो सामने की ओर होती हैं। अगर आपने उल्लू को देखा होगा, देखा ना उल्लू को, उल्लू की आंखें कहाँ होती हैं? सामने की ओर, ताकि विजन शार्प रहे। इंसानों की भी आंखें जो होती है सामने की ओर होती हैं। बट व्हाट हैपन इन केस ऑफ काउ, काउ की एक साइड इधर होती है ना, काउ की, और रैट की, माउस की, किसी की भी देख लो, उसकी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होती हैं। तो जो शिकारी पक्षी होते हैं उन सब की आंखें सामने की ओर होती हैं। जानवर होते हैं जैसे शेर है, चीता है, बाघ है, उनकी हल्की सी टिल्ट होती हैं। ठीक है, बट जो घास खाने वाले हैं, काऊ है, जीब्रा है, इन सब की स्नाउट होती है, नाक लंबी सी निकली होती है, एक आंख इधर देखती है और दूसरी आंख उस तरफ देखती है। इसीलिए शिकारी पक्षियों की ऐसी होती है ताकि वो अपना शिकार को आसानी से पकड़ सके। नेक्स्ट है नॉकटर्नल एनिमल, यानी कि निशाचर पक्षियों की नज़र तेज होती है। क्यों होती है नज़र तेज, बताओ? अब उल्लू है, उल्लू को अगर रात को शिकार करना है, दिन में तो वो सोएगा, तो उसकी आंखें भी बड़ी होती हैं ताकि ज़्यादा मात्रा में रोशनी उसकी आंखों में जा सके। ठीक है, लॉरिस को देखा आपने, लॉरिस एनिमल, ये इसकी भी आंखें बहुत बड़ी होती है, ये भी अंधेरे में देखता है। तो इनकी आंखें इसलिए बड़ी होती है ताकि रोशनी की ज़्यादा मात्रा अंदर जा सके और वो बेहतर देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियाँ और टैडपोल किसके द्वारा सांस लेते हैं। देखो बेटा, ये ज़रूर आता है पेपर में कि मछलियाँ जो होती हैं, देखो, और टैडपोल, क्योंकि ये पानी में रहने वाले जलचर जीव हैं तो ये गिल्स होते हैं, इनके गलफेड़े बोलते हैं। और होता क्या है कि जब पानी इनके ऊपर से गुजरता है तो गलफेड़ों के अंदर से जो ऑक्सीजन है वो चूस ली जाती है और जो गंदी गैस होती है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं वो बाहर निकल जाती है और पानी भी बाहर निकल जाता है मछली के शरीर से। तो इस प्रकार से ये सांस लेती हैं। तभी तो हम वो गाना करते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? क्योंकि जब हम मछली को बाहर निकालते हैं तो इसके जो ये गिल्स होते हैं ना, ये आपस में चिपक जाते हैं यूं यूं। अब ये चिपक जाएंगे तो क्या होगा बताओ? हवा तो जा नहीं पाएगी इसके अंदर। क्योंकि हवा से तो ऑक्सीजन लेने के लिए बने नहीं है, तो पानी से ऑक्सीजन लेने के लिए बने। तो हवा में आते ही चिपक जाते हैं और इसलिए मछली बेचारी तड़प तड़प के अपनी जान दे देती है। अगला है धारा रेखित आकृति, स्ट्रीमलाइन बॉडी, खोखली हड्डियां, हॉलो बोन्स और पंखों से ढका शरीर, बॉडी कवर्ड विद द फेदर्स। किसकी पहचान है? ये पहचान है बर्ड्स की। कोई भी आप बर्ड को देख लो, जब वो आसमान में उड़ता है कैसी कैसी रेखा बनाता है, हवा को चीरता हुआ जाता है, चीरता हुआ जाता है ना। क्यों जाता है ऐसे, क्यों उड़ता है? कोई भी बर्ड हो उसकी शरीर की आकृति ऐसे होती है, धारा रेखित। क्यों होती है? ताकि वो हवा को काट सके, इसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। और इनकी जो हड्डियां होती हैं, इनके अंदर होल्स होते हैं छोटे 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 छोटे, जिससे ये हड्डियों को हल्का बनाते हैं और ये आसानी से उड़ सकते हैं। इनके पंखों में और इनकी हड्डियों में वजन नहीं होता, यही वजह है कि हम नहीं उड़ पाते और ये उड़ पाते हैं। और इनके पंख जो होते हैं इनके शरीर को गर्म भी रखते हैं और उड़ने में भी सहायक होते हैं। अगला है शिकारी पक्षी कौन से हो सकते हैं, ये भी पेपर में आ सकता है। चील है, बाज है, फॉल्कन, ये सब शिकारी पक्षियों में आते हैं। और मैंने आपको बताया था शिकारी पक्षियों की नज़र कितनी तेज़ होती है। अगला है फ्लिपर्स, ये किसके शरीर में पाए जाते हैं? फ्लिपर्स क्या होते हैं? ये हमारी स्किन का ही एक्सटेंशन होते हैं और ये पाए जाते हैं पेंगुइन्स में। पेंगुइन्स में आपने देखा होगा, ये पेंगुइन जो होती है एक अच्छी स्विमिंग चैंपियन होती है। यद्यपि ये उड़ नहीं सकती है, फ्लाइटलेस बर्ड है, बट पानी में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा, अगर आप टर्टल को देखेंगे तो टर्टल के भी आपको फ्लिपर्स दिख जाएंगे। ठीक है। फ्लिपर्स क्या होते हैं? जो उसको पानी में चप्पू की तरह, पतवार की तरह चलाते हैं इसको और पानी में आसानी से ये तैर सकते हैं। कम टू नेक्स्ट। अगला है जालीनुमा वेब फीट। अब अगर आपने डक को देखा होगा तो उसके पैरों को भी देखा होगा, और पैरों की संरचना को अगर आप देखेंगे तो इसके पैरों के बीच में स्किन की ये जाली सी बनी होती है। ये किस काम आती है? ये आती है पतवार की तरह काम करने के लिए, चप्पू की तरह ये काम करते हैं और ये पानी में आसानी से तैर भी सकती है। तो ये है उसके वेब फीट। और फ्रॉग में भी अगर आप पैर को ध्यान से देखें फ्रॉग के, तो उसमें भी वेब फीट पाए जाते हैं। तो ये सारे एक्वेटिक बर्ड्स के एडेप्टेशंस में आएगा। चींटियाँ एक कतार में चलती हैं,
क्यों? क्योंकि वो पीछे से सुगंध छोड़ती है, जिसे हम फेरोमोन्स कहते हैं, जिसको सूंघकर अगली चींटी को उसका रास्ता पता चल जाता है। उल्लू की आंखें सामने की ओर होती है, ये फिलिप्स में आ सकता है। ये मैंने बता दिया है कि जितने भी प्रीडेटर होते हैं उन सब की आंखें शार्प विजन के लिए सामने की ओर होती हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नेशनल पार्क पर। एक क्वेश्चन जरूर आता है, आपको पता होना चाहिए नेशनल पार्क होता क्या है। देखो, एक तो होता है चिड़ियाघर। पहले तो मैं तुम्हें बताती हूँ नेशनल पार्क क्या होता है। चिड़ियाघर जो होता है, इसमें क्या होते हैं, एनिमल जो होते हैं वो पिंजरे में होते हैं, हम खुले आज़ाद घूमते हैं। पर नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क वो जगह होती है जहाँ पर एनिमल्स अपने नेचुरल सराउंडिंग में होता है और हमें बंद गाड़ियों में, जीप में घूमना पड़ता है। वहाँ वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो जंगल में रहते हैं, वैसा ही उनको माहौल दिया जाता है। तो ये है नेशनल पार्क। और भारत में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं और हर जगह पे हैं। जो सबसे पहला नेशनल पार्क था वो था ये था हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत ही मशहूर था, जिसका नाम पहले हैरी नेशनल पार्क था। अब यहाँ प्रश्न है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश में। ये टाइगर्स के लिए बहुत मशहूर है। काजीरंगा नेशनल पार्क, वेरी फेमस नेशनल पार्क ऑफ आसाम, और ये है गैंडे के लिए। और आसाम में एक और नेशनल पार्क भी जिसका नाम है मानस नेशनल पार्क, ये भी गैंडे के लिए मशहूर है। और तीसरा है गिर नेशनल पार्क, ये तो आप रट ही लो, ये हर बार आता है पेपर में। ये गुजरात में है, गुजरात के गिर फॉरेस्ट। और ये किसके लिए मशहूर है? ये बबर शेर के लिए मशहूर, लायन के लिए। पूरे भारत में अगर मैं भारत का चित्र बनाऊं तो पूरे भारत में गिर के जंगल ही ऐसे जंगल है जहाँ पर बेटा शेर पाया जाता है। टाइगर तो कान्हा में भी मिलता है, सरिस्का में मिलता है, रणथंभौर में मिलता है, और नीचे चले जाओ और बहुत सारी जगह है उसमें मिल जाता है। बट लायंस आर फाउंड ओनली इन गिर फॉरेस्ट। नेक्स्ट है रणथंभौर नेशनल पार्क। देखो, अभी मैंने नाम लिया और आ गया। यह है राजस्थान में, ये भी टाइगर्स के लिए है। चील कितनी दूरी से स्पष्ट देख सकती है? ये आ सकता है फिलिप्स में 2 किलोमीटर की दूरी से। और मच्छर मनुष्य के शरीर में गर्मी से या पसीने की गंध से उसका पता लगा सकता है। तो ये है हमारा आज का पेपर। होप सो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा नेशनल पार्क। और सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको सुनेंगे नहीं, इसको अपनी एक मेधावी की कॉपी बना लो, क्योंकि हर बार फ़ोन आपके पास होगा नहीं होगा ना, तो कॉपी में बना लो और उसको नोट कर लो। और जब भी तुम्हें खाली समय मिले एक बार इसमें से नज़र ज़रूर दौड़ा दिया करो। इससे तुम्हें खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हें जल्दी से याद हो जाएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।